हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संघवाद। एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर 2 है आपका ये संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म। तो काफ़ी लेट वीडियो आई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इस वजह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संघवाद, सबसे पहले हम देखते हैं संघवाद है क्या, ये फेडरलिज्म है क्या। ठीक है, तो संघवाद का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा स्तर पर सरकारें। सबसे पहले हमारी कौन सी सरकारें थी, सबसे पहले हमारे पास थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि एक इनसे भी नीचे स्तर की सरकार होनी चाहिए, जो आई स्थानीय सरकार। तो दो या उससे ज़्यादा स्तर पर जब सरकारी होती है तो हम कहते हैं वो क्या है, संघवाद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके पास क्या थी, अपनी अपनी शक्तियाँ हो, अपने अपने काम करने की शक्तियाँ हो, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तब कहते हैं हम देश हमारा क्या होगा, संघवाद कहलाएगा। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड यूनिट। तो जो शक्ति है वो डिवाइड हो, जैसे केंद्र सरकार की अपनी और राज्य सरकार की अपनी और स्थानीय सरकार की अपनी। ये तीनों सरकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघवाद का मीनिंग आपको समझ आ गया कि दो या उससे ज़्यादा स्तर पर सरकारें। अब आ जाता है हमारा जो संघीय शासन व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता मतलब सबसे ऊपर की जो सत्ता है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है मतलब, आनुषांगिक का मतलब होता है जो जोड़कर बनती है। जैसे एक व्यक्ति जब मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से नगर, नगर से जिला, जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्र। ठीक है, तो यही कहा है कि आनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, अलग अलग सबको काम सौंप दिया जाता है। संघीय व्यवस्था शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब शक्तियों का क्या हो जाता है, इसमें विभाजन हो जाता है कि केंद्र सरकार के पास अपनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास अपनी और स्थानीय सरकार के पास अपनी अपनी शक्तियां है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बांट दिया गया है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, विभाजन हो जाता है शक्तियों का। अब आ जाता है संघीय व्यवस्था के स्तर। अब जब विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है, स्तर भी हो गए उसके। स्तर कौन से हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार भी कह सकते हो और क्षेत्रीय सरकार भी। किताब में आप देखोगे कई जगह प्रांतीय सरकार लिखा है, प्रांतीय मतलब वो राज्य सरकार ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब संविधान बनाने का काम शुरू हुआ था तो वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था। और उस समय संविधान में सिर्फ दो सरकार थी, कौन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में तीसरी सरकार आई, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार मतलब जो केंद्र में है, पूरे देश को कंट्रोल करेगी। देश के महत्व बिंदु इनके पास होते हैं, विदेश के मामले जैसे बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब इनके मामले होते हैं। राज्य सरकार में क्या होता है कि राज्यों की समस्याओं के लिए होती है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब। स्थानीय सरकार की बात करें तो मैंने नीचे लिख दिया था, ये वन, मजदूर, संघ विभाग को देना, उत्तराधिकारी, ये सब। ठीक है, अब आ जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। यूनिटरी शासन व्यवस्था क्या होती है, आगे हम विभेद करेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में। एकात्मक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन का एक स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती है। मतलब सिर्फ एक स्तर है, जैसे केंद्र है, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार इसके अधीन काम करेगी। एकात्मक में तो ये होता है कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन काम करेगी जैसे। और एकात्मक शासन व्यवस्था है ना, वो संघीय शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, मतलब दोनों एकदम अपोजिट है। कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए, पहले आ जाता है संघीय शासन व्यवस्था। मतलब जैसे दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें हो, जैसे केंद्र और राज्य दोनों हो। एकात्मक में क्या होता है, सिर्फ केंद्र पर है वो। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, स्वतंत्र है दोनों। लेकिन एकात्मक में क्या होगा, केंद्रीय सरकार प्रांतीय मतलब जो राज्य सरकार है या स्थानीय सरकार दोनों को आदेश दे सकती है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्तर पर सरकार है या केंद्र पर, और सब उसके अंडर पे काम करती है। यहाँ पे शक्तियों को विभाजन है कि केंद्र अपने केंद्र सरकार अपना काम करेगी, राज्य अपना और स्थानीय अपना। लेकिन यहाँ पे शक्ति क्या है, अविभाजित है, सिर्फ केंद्र के पास ही शक्ति है और सब उसके अंडर में काम करेगी। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है और यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में दोनों शासन व्यवस्थाओं, एकात्मक और संघीय, दोनों शासन व्यवस्थाओं का क्या है, सम्मिश्रण है। कहा जाता है अब कि क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारत कैसी शासन व्यवस्था वाला देश है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था या एकात्मक। तो चलिए देखते हैं। संघवाद का जो मुख्य गुण है वो संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन में निहित होता है। और हमारे संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है।
इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जिसने जो संविधान के निर्माता है। अब देखिए, भारत क्या एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, संघीय याद रखना है आपको, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है हमारा भारत। अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार मतलब लीगल राइट्स हो। कहते हैं ना कि इस दायरे में रह के काम करो तो लीगल राइट्स हो जहाँ। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंदर परिभाषित होता है अथवा इसके अंदर कुछ विषयों को भी रखा गया है, विषय जैसे संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। अब आ जाता है संघीय जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो एक तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित संविधान है। दोहरी सरकार है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, दोहरी नागरिकता जिसे हम कह रहे हैं। और क्या है, और है सुप्रीमर्सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, संघीय व्यवस्था की। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम, अमेरिका वर्सेज इंडिया में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ है, जो 1950 में बना था। मतलब ठीक है। और अमेरिका को फेडरल रिपब्लिक स्टेट का दर्जा कब मिला, 1789 में मिला, इसको 1950 में मिला। जैसे अमेरिका में राज्यों को अलग अलग होने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका जो राज्य है उसमें तो उसमें अलग अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका संघ एक समझौते का परिणाम कहा जाता है, लेकिन भारत संघ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये अमेरिका और इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ जब आप बुक पढ़ोगे तो थोड़ा सा आ रहा है ये नाम, तो मैंने इसलिए आपको ये बताया है। अब आ जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, हमें संविधान की बुनियादी बात है। सत्ता का बंटवारा क्या है, संविधान की बुनियादी बात। कैसे, जैसे हमने बताया 3 सूची है, ठीक है। अगर हम कहे वन जो है हमारी समवर्ती सूची में आते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वन को समवर्ती सूची से हटा के राज्य केंद्र सूची में रखना है, तो ये सब बदलाव करना है, ठीक है। तो इन अधिकारों के बंटवारे में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में मंजूरी हो, तब ऐसा बदलाव हो पाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करें, जीएसटी में इसमें कुछ ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र इकट्ठा करता है और कुछ को राज्य। अब टैक्स को फेरबदल नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये वाला बदलाव नहीं हो सकता। अगर हमें ये कुछ बदलाव करना है तो इसके लिए हमें कंडीशन है कि संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी है। बाद में संघीय व्यवस्था की बात करें तो केवल संविधान में कहने से नहीं आता है कि हमारा भारत जो है उसमें संघीय व्यवस्था है। केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में जब तक संघवाद की भावना नहीं होगी, जब तक उसमें विविधता मतलब डाइवर्सिटी का आदर नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है। संघवाद की भावना जो है, नीति आयोग संघवाद की भावना पर कार्य करता है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये, इसलिए मैंने लिखा है ये, ठीक है। नीति आयोग किसकी भावना पर कार्य करता है, संघवाद की। पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। अब भारत में संघीय व्यवस्था में 3 पॉइंट आ जाता है कि भाषीय राज्य या भाषीय नीति और केंद्र राज्य के संबंध। तो भाषीय राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे राज्य जो भाषा के आधार पर बने हों, भाषीय राज्य कहा जाता है। और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाए। अब राज्य का जो गठन है उसके आधार कौन कौन से है, वो भाषा के आधार पर होता है, संस्कृति के, भूगोल के और जातीयताओं मतलब एथनिसिटी। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, लेकिन 2000 में क्या हुआ, भूगोल के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया गया, भूगोल के आधार पर, ठीक है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 में को भाषा के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। 1947 से भारत में अनेक पुराने राज्य गायब हो गए। जैसे आप देखते हो नए नए राज्य बनाए गए, कई राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र, नाम भी बदल दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे आप इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया था। भाषावार राज्य बनाने से देश मतलब सब राज्य की अपनी अपनी भाषा होगी, तो उससे क्या हुआ है, देश बहुत एकीकृत और मजबूत हुआ है। तो अच्छी बात है ये। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। तो ये तो हमने बात की है भाषीय राज्य की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम भाषीय नीति पर। भाषीय नीति में क्या है कि हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राष्ट्रभाषा तो कोई है ही नहीं। हाँ, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा हिंदी। हिंदी की राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और राज्य की अपनी जो राजभाषा है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। और जब ये बात आई कि जब अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए, ये बात आई तो आंदोलन हुआ। तमिलनाडु में तो उग्र आंदोलन हो गया एकदम से। फिर सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी आधिकारिक भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी।
सरकार के जैसे आप देखते हो ना, जब कोई यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है। ठीक है, अब आ जाता है केंद्र राज्य संबंध। एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग किया और यह संघवाद की भावना की प्रतिकूलता। 1990 के बाद स्थिति बदली। देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार मतलब कि एक से ज्यादा जब राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई जो सरकार होती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक कि भारत में विकेंद्रीकरण। क्या है भारत में विकेंद्रीकरण? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसे दी जाती है, स्थानीय सरकारों को दी जाती है कुछ, तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। और यह 1992 में संविधान में संशोधन करके किया गया। क्या किया गया? स्थानीय सरकार बनाई गई थी। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा देश है, देश में राज्य होते हैं, राज्य में जिले होते हैं, जिले शहर और गांव में बटे होते हैं और गांव को वार्डों में बांटा गया है, छोटे छोटे वार्ड में, ब्लॉक्स में। ठीक है, हर वार्ड से क्या होते हैं, लोग वोट करते हैं और जो वोट जीत के जाते हैं उन्हें कहते हैं वार्ड पंच। अब जब हर वार्ड से वार्ड पंच आते हैं तो सारे वार्ड पंच मिलकर क्या बनाते हैं, सरपंच। ठीक है, सारे वार्ड पंच मिलकर और सॉरी सरपंच नहीं बनाते, सारे वार्ड पंच मिलते हैं और सरपंच भी मिलते हैं, वे मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब सब वार्ड में जैसे बांटा गया था, वार्ड से तो क्या आ गए, हमारे वार्ड पंच आ गए। अब गांव में जो प्रत्येक वार्ड में लोग सरपंच भी चुनते हैं। ठीक है, तो सारे वार्ड पंच मिलकर और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। देखिए मैंने लिखा है सरपंच कैसे हो गए कि वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए सरपंच चुनते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर पंच वार्ड सभी वार्ड पंच मिलकर और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाएगी। फिर क्या होगा, कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है, इसे मंडल भी कहते हैं, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। अब पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। जिला परिषद क्या है कि इसमें उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। मतलब अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं जिला परिषद में। और जिला परिषद का प्रमुख कौन है, वो होता है परिषद का राजनीतिक प्रधान। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब आ जाता है हमारा, ये तो हमने पढ़ लिया सब कुछ। ठीक है, ग्राम सभा आ जाती है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, सभा मतलब लोगों से जो मिलके बनती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। शहरी स्थानीय व्यवस्था क्या होती है कि सबसे पहले वार्ड में बांटा गया, हर वार्ड से एक एक क्या आता है, पार्षद। ये तो अब तक हमने ग्रामीण की बात की थी, लेकिन जब शहर की बात करते हैं तो वही पहले गांव की तरह सबसे पहले वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक एक पार्षद मतलब काउंसिल चुनते हैं। और ये वार्ड के सभी लोग एक मेयर भी चुनते हैं, मेयर मतलब कि महापौर। शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। मतलब नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रधान, और नगर निगम का मेयर। अब आ जाते हैं जो स्थानीय शासन है उसके उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना क्या है, वो संभव है। 1992 में लेके आए थे स्थानीय शासन। ये भी याद रखना है, पैसा कहाँ खर्च किया जाए इसकी लोगों को जानकारी होती है। अनेक मुद्दों व समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो जाएगा। लोगों को अपने इलाके की समस्या की क्योंकि बेहतर समझ होती है, इसलिए स्थानीय सरकार के कुछ मुख्य प्रावधान भी है। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। पहले तो इतना कभी भी चुनाव करा लेते थे, लेकिन अब 5 साल में चुनाव कराना क्या है, जरूरी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है इसमें। और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के आरक्षित किया गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करूँगी कि थोड़ी जल्दी वीडियो ले आऊँ। एनसीईआरटी की वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाता, इसलिए तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इतने आप रिवाइज करें अपना। ठीक है, आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने आपने स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा टाइम उसे भी दे दे फिर। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो अगर लेट आती है तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़े इतने, करंट अफेयर्स तैयार करें इतने अपना। और वीडियो अच्छी लग जाए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है।